हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों का एमडीसी का एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी बच्चे का कमेंट आ रहा था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एग्ज़ाम कैसा गया, क्वेश्चन मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये भी मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है भैक का जो पेपर है, जिसका एग्ज़ाम 3 तारीख होगा, उसका भी वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। अब मैं जो वीडियो है रेगुलर अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं आपसे आप लोगों का 4-5 वीडियो दे दूँगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चे का कमेंट आ रहा था कि इसका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों का यहाँ पर देख लीजिए, भैक 1 है। भैक 1 में आप लोगों का 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, यह रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस में डाउनलोड किया हूँ, जो कि नेप जो है नीलाम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 में, उसके तहत आप लोगों को क्या करना है कि जो क्या बोलते हैं भैक का जो पेपर है, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स, उसका एग्ज़ाम होगा 1.5 घंटा का। ठीक है, समय रहेगा 1.5 घंटा और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जान रहे होंगे कि आप लोग एग्जाम दिए होंगे 10th-12th में कि आप कैसा होता है एमसीक्यू। 4 यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, और 4 यहाँ पर ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो OMR सीट में होगा। ठीक है, OMR सीट मिलेगा आप लोगों को। जो सही होगा उसका राइट आंसर यहाँ पर रंगना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये सही है तो ये को यहाँ पर रंगना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मत कहिएगा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे भेज रहे थे 2022 और 2026 का क्वेश्चन पेपर भेज रहे थे और बोल रहे थे कि देखिए इन लोगों का तो एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ है। तो पहले सब्जेक्टिव होता था, पहले 100 मार्क्स का होता था। ठीक है, पहले इसका एग्जाम होता था 100 मार्क्स का, लेकिन अभी इसका एग्जाम होता है 50 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आप लोगों को देख लीजिए, आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखता है, देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो एग्जाम आप लोगों को होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अच्छे से और समझ लीजिए। और समय आप लोगों को कितना रहेगा, 1.5 घंटा समय रहेगा और इसका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आप लोग मत फिर से कमेंट कीजिएगा कि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर समझा दूंगा, आप लोग बस बताइएगा। ठीक है, कि एग्जाम कैसा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा जान जाइए कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, समय रहेगा 1.5 घंटा। यदि सब्जेक्टिव इसका एग्जाम होता है तो यहाँ पर समय इसका 3 घंटा दिया रहता है। सब्जेक्टिव एग्जाम का समय 3 घंटा होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसका एग्जाम होगा। यहाँ पर साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, देखिए इन सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यानी कि जो इन सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, बैक में आप लोगों का पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। रांची यूनिवर्सिटी का क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। तो इसका सिलेबस देखते हैं पहले। तो सिलेबस पहले आप लोगों को क्या है, पहला यूनिट में क्या पढ़ना था, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, यानी कि भारत का परिचय पढ़ना था। द लैंड ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि और यहाँ पर द नेम ऑफ कंट्री, यानी कि भारत कितना नाम था, इसका क्या बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था भारत का, उसका पढ़ना था। ठीक है, और यूनिट 2 में द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली पढ़ना था आप लोगों को, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। ठीक है, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये सभी चीज़ पढ़ना था। और यूनिट 3 में क्या पढ़ना था आप लोगों को, द इंडियन इकोनॉमी। यूनिट 3 में पढ़ना था द इंडियन इकोनॉमी, गोल्स एंड पॉलिटिक्स, ये सभी चीज़ पढ़ना था। ठीक है, और यूनिट 4 में क्या पढ़ना था, द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंडिया। ठीक है, द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंडिया पढ़ना था, जिसमें कितना मूवमेंट पढ़ना था, 1750 से 1950 तक पढ़ना था। ठीक है, और इसमें 1800 यहाँ पर 85 से 1947, यानी कि जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जब गठ बना था, जब कांग्रेस पार्टी बना था, ये ओ हिम द्वारा 1885 में इसका निर्माण कराया गया था। वहाँ से लेकर जब भारत आज़ाद हो जाता है तब तक आप लोगों को पढ़ना था। ठीक है, यानी कि द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो भारत की आज़ादी था, आज़ादी के लिए क्या क्या इंडिपेंडेंस करना पड़ा। ठीक है, वो सब चीज़ पढ़ना था आप लोगों को। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस हिंदी में भी मैं दिया हूँ। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सिलेबस भी इसका दे दीजिएगा, तो सिलेबस भी मैं इसमें मर्ज कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर जो 4 यूनिट है, चारों यूनिट से 10-10 यहाँ पर क्वेश्चन सेट किया हूँ। ठीक है, जो हम लोगों का 4 यूनिट है, चारों यूनिट से 10-10 यहाँ पर क्वेश्चन सेट किया हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लीजिए पहला यूनिट का क्या नाम है, इंट्रोडक्सिंग इंडिया, यानी कि भारत का परिचय पहला यूनिट का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन गलत लिखा गया है, 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद मैं जो आप लोगों का नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2025-29 जो सेशन वाले हैं उनका एग्जाम हुआ था, उसका भी क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत का प्राचीन नाम क्या है। तो भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप है। ठीक है, सबसे पुराना नाम क्या है, जम्बूद्वीप है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत कितना नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि इंडिया शब्द किस नदी के नाम से बना हुआ है। तो जो इंडिया शब्द है वो भारत के सिंधु नदी जो है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस। जो यूनानी लोग थे उन्होंने भारत जो सिंधु नदी थे, सिंधु नदी को उन लोग बोलते थे इंडस। ठीक है, इंडस वैली बोलते थे। तो इंडस से ना बन गया, इसका नाम भारत का नाम बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत नाम किस प्राचीन राजा के नाम पर माना जाता है। तो राजा भरत थे, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर जो भारत हम लोग आज देश का नाम बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं के पुत्र जो दुष्यंत थे और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, उन्हीं के नाम पर भारत देश का, ठीक है, नाम बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो भारत के मैप है यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो इसे है, ये क्या बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो भारत के नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत है। ठीक है, और पश्चिम में क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और पूरब में क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। और मैं बता दे रहा हूँ, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, पीडीएफ में मत बोलिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। और शायद ही आप लोगों को कोई ऐसा जो टीचर होंगे जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, ठीक है, वो फ्री में आप लोगों को जितना भी सब्जेक्ट का है वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। यदि आपका इच्छा जो है और लोग दोबारा से पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ को, तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं मैं बता दे रहा हूँ। उन लोग पीडीएफ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन लोगों को वीडियो देखे। ठीक है, यदि पीडीएफ दे देंगे तो पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए पीडीएफ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ें। ठीक है, भले ही आप लोग मेरा वीडियो मत देखें, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम अच्छा से जाए, मैं ही चाहता हूँ आप लोगों को। लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा। आप लोग कमेंट कर रहे थे पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। और बाकी लोग पीडीएफ देवो करते हैं तो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है, ये ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बोलता है 60 रुपया 4 साल के लिए लेते हैं। ठीक है, उन लोगों को पहले दिखाते हैं कि जो उसका ऐप है, ऐप इंस्टॉल कीजिए, फिर 60 रुपया पैसा लेते हैं। लेकिन मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। चलिए बाकी की बात नहीं करना है, अपने देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि आर्य इंडो आर्यंस, ठीक है, भारत की किस दिशा से आए थे। तो यह भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। जो भारत के ये वाला एरिया था, ये वाला यहाँ पर भारत का, मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर भारत का मैप है ये। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था यहाँ से आए थे, यहाँ पर इंडो आर्यंस यानी कि आर्य लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी। तो भारत में सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, जिसका समय काल कितना होता है, तो हम लोग मानते हैं 2500 BC से 1750 BC। ठीक है, 1750, और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे तो 2350 रहता है, 2350 से 1750। तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि आपने 2500 बताया था। ठीक है, हर जगह अलग अलग रहता है, तो क्योंकि इसका जो समय काल है वो निश्चित नहीं है, इससे फिक्स समय काल नहीं है। हम लोग इसे जो इतिहासकार हैं हम लोग मानते हैं कि 2500 से शुरू हुआ था, और इसका जो जब यह अपने
चरम अस्थि पर था, जब ये चरम स्थान पर था, तब उसका 2350 से 1750 इसका जो था, इतना जो था इस सिंधु घाटी सभ्यता का चरम काल माना जाता है, यानी कि सबसे उच्च काल में पहुंच गया था। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका डिक्लाइन हो गया। फिर यहाँ पर वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है, 1500 से 600 BC में वैदिक काल चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शक यानी कि शाकाश किस क्षेत्र से भारत आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे शक लोग, जो मध्य एशिया है वहाँ से शक आए थे। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने की? तो भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था, ठीक है। और बाबर के बाद कौन राज के थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। भारत के जो मुगल काल के जो आखिरी रूलर थे, ठीक है, वो कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जो औरंगजेब थे, औरंगजेब वो भारत के सबसे अंतिम मुगल साम्राज्य थे, मुगल शासक थे, ठीक है। उसके बाद और भी आते हैं जो उन लोग उत्तर मुगल काल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले यूनानी यानी कि ग्रीक्स शासक का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो सिकंदर, ठीक है। सिकंदर कब आया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत आने वाले यूनानी जो थे, इन्होंने अलेक्जेंडर भी इंग्लिश में बोलते हैं, ये लोग का क्या करने आया था? भारत को जीतने आया था, ठीक है। लेकिन जो राजा पोरस थे, राजा पोरस से इन लोग युद्ध करते हैं। फिर राजा पोरस क्या होता है? राजा पोरस हार जाता है, लेकिन तभी लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो जो सिकंदर थे, जो अलेक्जेंडर थे, उन्होंने इसको बहादुरी देखकर, जो राजा पोरस थे उसका बहादुरी देखकर उसका जो राज है, राज वापस कर देते हैं। और जो है जो सैनिक लोग थे, सैनिक लोग इसको लड़ने से तैयार मना कर देते हैं, ठीक है। बोलते कब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सिकंदर था उसका मनोबल टूट जाता है और इन लोग वापस लौटने लगते हैं। तो जब सिकंदर लौटता है तो उसका आधे रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत के इतिहास में अरबों का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो भारत जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उसमें जो अरब का है, अरब का क्या योगदान है? तो व्यापार और विज्ञान एवं संस्कृति में इन्होंने प्रमुख योगदान दिया है। जो व्यापार था, विज्ञान और संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे प्राचीन भाषा किसे माना जाता है? तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर वेद थे, ग्रंथ थे, पुराण थे, ये सभी की रचना क्या में हुआ? संस्कृत भाषा में हुआ। तो भारत की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो जो प्राचीन भारत का शिक्षा केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कहाँ पर है? बिहार में है। और इसको बनवाया कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त शासक थे, जिसका नाम क्या है? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और एक बार यहाँ एक बार और ध्यान दे दीजिए, चीनी यात्री जो है हवेंत सांग, ठीक है, कौन है? तो हवेंत सांग जो हैं उन्होंने आते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा था हवेंत सांग, हवेन तसांग लिखा था है, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं हवेन सांग। ये चीनी यात्री हैं, 7वीं शताब्दी में आते हैं और उन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उनके बारे में व्याख्या करता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ जाता है कि 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में आने वाले चीनी यात्री का नाम लिखिए। तो हवेन सांग थे, ठीक है। कब आए थे? 7वीं शताब्दी में आया था इन्होंने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करने, ठीक है। और कौन बनवाया था इसको? कुमारगुप्त प्रथम बनवाया था। और इसका डिस्ट्रॉय कौन किया था? नष्ट कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी, खिलजी वंश के शासक जो थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने इसको यहाँ पर जला देते हैं, ठीक है। क्यों जलाते हैं? तो जब इसका जो बख्तियार खिलजी था उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, तो जो थे वो बहुत जगह इलाज करवाए, लेकिन उसका इलाज कहीं पर नहीं ठीक हुआ। तो उनको पता चला कि किन्हीं ने उसको बताया कि आप जाइए नालंदा विश्वविद्यालय में, वहाँ के जो वैद्य हैं वो आपको इलाज करके ठीक कर देंगे। तो वहाँ के जो वैद्य रहते हैं वो क्या करते हैं, एक पुस्तक देते हैं इनको, और पुस्तक में जो जड़ी बूटी वाला दवाई था, जो सुगंध उसका निकलता था, ऊपर दवाई लगा के देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको रोज़ दिन पढ़िएगा, सुबह शाम, आपका जो तबीयत है ठीक हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनका तबीयत ठीक हो जाता है। तो उनको क्या होता है? उनको जलन हो जाता है कि कैसे जो है ये कर दिया, यानी कि भारत देश में इतने ऐसे विद्वान कैसे हैं, ठीक है। ये जो मेरा तबीयत खराब हुआ था कहीं पर ठीक नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने ठीक कर दिया। तो उन लोग को लग जाता है, गुस्सा लग जाता है, और क्या करते हैं? अपना सेना लेकर आते हैं और बख्तियार खिलजी थे वो सेना लेकर आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर एक पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मकुंज, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए कि क्या नाम था? धर्मकुंज नाम था। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ धर्मकुंज, ठीक है।
धर्म गुंज। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला किस के लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा एवं उच्च अध्ययन के लिए। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो वर्तमान पाकिस्तान में है, पंजाब वाले क्षेत्र में तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीन संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो वेद एवं उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में शून्य यानी कि जीरो की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सबको पता है भारत में शून्य का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट का श्रेय दिया जाता है शून्य का खोज। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदुस्तान नाम का संबंध किस नदी से माना जाता है? तो हिंदुस्तान जो था उसको इंडस नदी यानी कि इंडस इंडस बोलते क्या बोलने लगे? यहाँ पर यहाँ इंदू बोलते थे, इंदू इंदू। तो यहाँ पर इंदू बोलते बोलते इन लोगों को हिंदुस्तान बोलने यहाँ बोलने लगे हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस नदी जो है वो हिंदुस्तान से संबंध है। ठीक है, उन लोगों का जो था वो जीभ नहीं पलटा रहा था, उन लोग बोलते थे इंदू, बोलते थे इंदू इंदू। और इंदू इंदू में रहने वाले हिंदुस्तान, जो यहाँ पर रहते थे लोग उसको बोलते थे यहाँ पर हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो था यूनिट 1 से 20 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यूनिट 2 से जो क्वेश्चन है शुरू होता है। ठीक है, तो यूनिट 2 क्या नाम है? द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है और चारों का जो फर्स्ट जो 4 यूनिट है चारों में यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, एक यूनिट से 20 क्वेश्चन, दूसरा यूनिट से 20 क्वेश्चन और तीसरा यूनिट से 20 क्वेश्चन। ठीक है, और चौथा यूनिट से भी 20 क्वेश्चन है, सभी का 20-20 क्वेश्चन है। तो आप लोग चलिए यूनिट 2 को देखते हैं। आप तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आप लोगों को? द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख शिक्षा प्रणाली क्या थी? तो पहले जो आदमी लोग थे, जो पहले जो शिष्य लोग थे, वो शिक्षा कैसे प्राप्त करते थे? तो उन लोगों क्या करते थे? गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, यहाँ पर गुरु लोग थे और पहले जो था यहाँ पर पढ़ाने का तरीका क्या था? तो पहले मौखिक था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी पढ़ा रहे थे तो बोल के पढ़ा रहे थे और उन लोग सुन के याद कर रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरुकुल में विद्यार्थियों को कौन शिक्षा देता था? तो गुरुकुल में गुरु शिक्षा देते थे। ठीक है, और कहाँ देते थे? तो कहीं शांत जगह में या सुनसान जगह में, जंगल या कहीं पर जाकर उन लोग एकांत में क्या करते थे? गुरु लोग शिक्षा देते थे और उन लोगों का आश्रम वहीं पर एकांत में बना रहता था। ठीक है, एकांत में क्यों रहता था? क्योंकि उन लोगों को जो पढ़ते थे उसके में मनन चिंतन करते थे, जो भी पढ़ाई किए उसमें चिंतन करते थे। तो उन लोगों को यदि शोर शराबा जो जहाँ पर शोर शराबा हो रहा है वहाँ पर रहेंगे तो उन लोगों को जो करते हैं मनन चिंतन, उन वहाँ पर उन लोगों को क्या होगा? ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 क्या कर रहा है कि पाठशाला शब्द का संबंध किससे है? तो पाठशाला मतलब पारंपरिक शिक्षा। ठीक है, जो पुराने शिक्षा है उसको पाठशाला शब्द का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टोल यानी कि टोल्स मुख्य रूप से किस विषय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे? तो संस्कृत शास्त्र, जो संस्कृत एवं शास्त्र थे उसके शिक्षा में टोल टोल विषय प्रमुख था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मकतब मकतब में मुख्यतः किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो मकतब में इस्लामी शिक्षा, जो प्राथमिक इस्लामी शिक्षा था वो कहाँ पर दिया जाता था? तो मकतब में। और जो हिंदू लोग थे उन लोग कहाँ जाते थे? गुरुकुल में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मदरसा मदरसा किस प्रकार की शिक्षा संस्थान था? तो इस्लामी उच्च शिक्षा संस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किस शासनकाल में हुई? तो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था भारत की आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। जब अंग्रेज लोग आए थे तब उन्होंने अंग्रेजी यहाँ पर भारत में प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंग्रेजी शिक्षा नीति से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। इन्होंने जो अंग्रेजी था, अंग्रेजी का प्रसार बहुत किया, प्रचार प्रसार भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैकाले का शिक्षा संबंधित प्रसिद्ध दस्तावेज कौन सा है? तो मैकाले मिनट। ठीक है, 1835। अगला क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच किस वर्ष जारी हुआ था? तो 1854 में जो वुड डिस्पैच था वो जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वुड्स डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है उसको
वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1857 में। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए था कि 1857 को क्या हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 में स्थापित विश्वविद्यालय में कौन सा शामिल है? तो कलकत्ता का जो विश्वविद्यालय था वो 1857 में स्थापित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो 2020 में लागू किया गया था। ठीक है। और इसी के तहत आप लोगों को क्या करना है कि जो वैल्यू एडेड कोर्स है, जो भैक है, उसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी के लिए शिक्षा, यानी कि कोई भी हो यहाँ पर सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यह कब आया था? 1986 में आया था। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? तो कौशल आधारित एवं बहुविषयक शिक्षा पर। ठीक है। जो यहाँ पर स्किल वाला कोर्स है उसमें ध्यान दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो चरित्र निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक आयोग कौन है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए प्रमुख प्रसिद्ध कौन सी है? तो एआईसीटीई यानी कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो रोजगार का सृजन होता है उसका भी शिक्षा देना 2020 का जो शिक्षा नीति आया था उसमें उसका उद्देश्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी यहाँ पर अगला यूनिट है यूनिट 3, जिसका नाम क्या है? द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। भारत का इकोनॉमी। तो इसका भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोगों का 2025-29 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो 25-29 जो आप लोगों का सेमेस्टर 1 वाले छात्र का एग्ज़ाम हो गया है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, उन लोगों को क्वेश्चन पेपर मैं करवा दूंगा। ठीक है। बस आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है गाइज। चलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सेट कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आप लोगों का। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। जब भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई था। ठीक है। 1951 में हुआ था भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का मुख्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन है जो है वो भारत में कृषि का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। कृषि नहीं, हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि यहाँ पर देश का विकास का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार से विकास करना। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सभी को समान अवसर, समान अधिकार देना। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक समानता का उद्देश्य क्या है? तो आय एवं अवसरों में असमानता कम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है। कृषि, उद्योग और सेवा 3 भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है। कृषि कौन सा आते हैं? प्राथमिक अर्थव्यवस्था में। ठीक है। और उद्योग कौन सा है? द्वितीय। और यहाँ पर सेवा क्षेत्र तृतीय अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीति आयोग यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया। तो जो योजना आयोग था, योजना आयोग को हटाकर यहाँ पर नीति आयोग लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा, किसको हटाकर लाया गया था और योजना आयोग जो था वो किसके स्थान पर आया, सॉरी नीति आयोग किसके स्थान पर आया था, तो योजना आयोग के स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंधित है। तो भाग जो 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो मैं आप लोगों को बताया था जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी वाला सब्जेक्ट में बताया था कि मौलिक अधिकार पहले कितना थे, पहले 7 था। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 6 कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो कितना है, 11 है और अनुच्छेद 51A में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11 है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है। तो शिक्षा, मानव संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है शिक्षा एवं मानव संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो 2020 में शुरुआत हुआ था आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ कृषि को माना जाता है। ठीक है, कृषि को। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 3 जो था वो खत्म हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4। तो यहाँ पर यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंडिया। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। 1857 में हुआ था, जिसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऊपर भी मैं क्वेश्चन पूछा था कि 1857 में क्या हुआ था, और अभी भी पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 1857 में क्या हुआ था। अगर आंसर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो अभी मैं बताया कि 1885 में हुआ था A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम द्वारा की शुरुआत किया गया था। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर WC बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया गया था। तो चंपारण में किया था। ठीक है, कब किया था, 1917 में किया था। डेट भी याद कर लेते चलिएगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो चंपारण में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह। ठीक है, जो दांडी मार्च है उसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, कब शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था दांडी मार्च। ठीक है, चलिए, और क्यों शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जो थे अंग्रेज नमक बना रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ना, जो नमक है वो हम लोग बनाएंगे, खुद से बनाएंगे और खुद खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दांडी मार्च निकालते हैं 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन पर मैं पूछ रहा हूँ कि करो या मारो किस आंदोलन में नारा दिया गया था और कौन दिए थे, करो या मरो का। ठीक है, तो इसका आंसर मैं ही बता दे रहा हूँ कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया था, करो या मरो, यानी कि लड़ाई करो नहीं तो मर जाओ। ठीक है, उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो। अगला क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, सबको पता है, कौन को पता नहीं, किसको पता नहीं है, सब जान रहे होंगे। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित सभा को क्या कहा जाता है। तो संविधान सभा, और इसका अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूपित समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, और मौलिक कर्तव्य 11 है। और मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के तहत यहाँ पर बता दिया गया है, वो कमेंट कीजिएगा। तो अनुच्छेद 51 में।
ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो गुटनिरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत कितने हैं? तो 5 है, पंचशील में 5 है। झारखंड कब बना था? सबको पता है। क्या राज्य है? 28 है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था? यानी कि पेशा कानून जो था, जिसका नाम क्या है? अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार। कब लागू किया गया था पेशा कानून? 1996 में। 1996 में पेशा कानून लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अधिकार देना, यानी कि जो वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर ग्राम सभा का अधिकार देना था पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी के हैं, सबके जेब में होगा। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट 1 से जो 4 था उसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन है, सभी को पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा भी मैं यहाँ पर 3 से 4 वीडियो और लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि आप लोग चाहते हैं इसका अच्छे से तैयारी मैं करवा दूँ, और मैं आज तक जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ, चाहे मेजर का हो, माइनर का हो, सेक का हो, एमडीसी का हो, वहाँ पर अधिकांश जो क्वेश्चन है वो मैच हो ही जाता है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन जो आपको बाद में आते हैं वो नहीं मैच होता है, लेकिन अधिकांश जो क्वेश्चन होता है वो मैच हो जाता है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि इसका अच्छे से तैयारी हो जाए, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि इसका और भी क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, मैं इसका और भी क्वेश्चन दे दूँगा। और आप लोगों को यहाँ पर जो इसका है वो कमेंट करते हैं कि पीडीएफ चाहिए, तभी मैं पीडीएफ दूंगा, अन्यथा मैं पीडीएफ इसका प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, पीडीएफ पर चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। चाहिएगा तो मैं इसका एडिट करके अपलोड कर दूंगा फिर से वीडियो को पीडीएफ के साथ। ठीक है, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा पीडीएफ चाहिए कि नहीं। बस इतना ही। और भी हमको वीडियो बनाना है अभी आप लोगों के लिए भैग का, तो बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग और क्वेश्चन मैं करा दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।